जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगे सिंधु घाटी सभ्यता की हम नगर योजन और भवन निर्माण के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, जो कि ये 5 मिनट की जो वीडियो सीरीज़ हैं, ये आपकी जो है आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है या फिर पटवारी लेखपाल है, सभी के लिए आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर मैं पर्टिकुलर सिलेबस की बात करूं तो देखिए 40 नंबर की आपकी जो है जीएस और जीके का पोर्शन होने वाला है, जिसमें मैंने इतिहास का सिलेबस यहाँ पे ले लिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक हम जो है नामकरण कर चुके हैं, इसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कर चुके हैं। आज हम जो है करने वाले हैं नगर योजन और भवन निर्माण को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ बातें सिंधु सभ्यता में था क्या। यहाँ जो है लोहे रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, साथ ही साथ विकसित शहरी जीवन सुविधाएं, ये सिंधु सभ्यता जो है इसकी खास बात जो है, यहाँ जो है विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी। अगर इनकी नगर योजना और भवन निर्माण की बात करें तो सैंधव सभ्यता जो थी अपने आप में वो एक नगरीय सभ्यता थी। अब देखिए क्या है कि प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में बड़े नगरों की जो संज्ञा दी गई है वो ऐसे 6 नगरों को ही दी गई है। कहने का मतलब जितने भी स्थल, जितने भी नगर हमें प्राप्त हुए, उनमें से 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। वो कौन कौन से थे? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा हो गया, उसके बाद राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन और गढ़वारी वाला। तो ये 6 बड़े नगर हो गए जो अब तक हमें मिले हैं। साथ ही साथ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदाड़ो है। ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। अच्छा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी पर है और पाकिस्तान में स्थित है, और इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अब बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। फिर जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं ओवरऑल तो मोहनजोदाड़ो है। अगर भारत में इसकी बात करें तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी है। जैसे कि पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में जो है ये सभ्यता एक तरीके से फैली हुई है, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। इससे संबंधित फैक्ट देखिए, घग्गर नदी पर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी नामक स्थान, और साथ ही साथ इसकी जो खोज की है वो सूरजभान ने की थी, 1963 में की थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में दुर्ग हुआ करते थे, यानी कि ये जो बड़े नगर हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, तो इन नगरों में दुर्ग हुआ करते थे। दुर्ग कह लीजिए, किला कह लीजिए, गढ़ कह लीजिए, सेम थिंग। अब इन दुर्गों में होता क्या था कि शासक वर्ग का परिवार रहता था, यानी बड़े लोग रहते होंगे। साथ ही साथ दुर्ग के बाहर क्या था, एक निम्न स्तर का शहर होता था जिसको सामान्य लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, और वहाँ पे जो है ईंटों के मकान हमें देखने को मिलते हैं। अब 2 स्थलों की हमने बात की है, जो बड़े मेन जो नगर हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। देखिए मोहनजोदाड़ो का जो नगर विभाजित था वो किस प्रकार से था, तो हमने कहा कि एक जो है ऊंचाई पर छोटा भाग होता था, उसको दुर्ग बोलते थे, है ना। बड़े लोगों के लिए है तो छोटा भाग होता होगा, उसे हम दुर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट जो है साथ ही साथ नीचे स्थित नगर का एक बड़ा भाग, अब वो बड़ा भाग है क्योंकि वो आम लोगों के रहने के लिए है, तो उसको हम निचला शहर बोलेंगे। ठीक है, सेम थिंग है, वही चीज़ है। अब देखिए हड़प्पा से इसी प्रकार जो है 2 टीलों के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एक पश्चिमी टीला मिला है जिसे दुर्ग बोला गया है, और एक पूर्वी टीला मिला है जिसे नगर बोला गया है। सेम थिंग, दुर्ग एक छोटा भाग जिसमें बड़े लोग रहते होंगे, और नगर एक बड़ा भाग जो कि सामान्य लोगों के रहने के लिए बनाया गया था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। जैसे कि किला यानी कि दुर्ग में बड़े लोग रहते थे, है ना, और साथ ही साथ जो निचला शहर होता था वहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। तो कालीबंगन में क्या है कि जो निचला शहर है, जो सामान्य लोगों के रहने का शहर है, वो भी किले से घिरा हुआ है। तो ऐसी कुछ बातें हैं। साथ ही साथ देखिए बिनागढ़ वाला एकमात्र शहर जो है वो चन्हूदड़ो है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, पहले भी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के जो नगरों के भवन निर्मित होते थे ना, वो ग्रिड पद्धति के होते थे, यानी कि जालीनुमा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता था। अच्छा, पक्की ईंटों के मकान हुआ करते थे, और ईंटें जो होती थी वो आयताकार हुआ करती थी, तो इस प्रकार का पैमाना है। और आग में पकी हुई मिट्टी को बोलेंगे टेराकोटा। ठीक है, ये पक्की ईंट समझ लीजिए आप इसे, तो बार बार आएगा टेराकोटा। तो टेराकोटा है क्या? ये एक जो है आग में पकी हुई मिट्टी होती थी। नेक्स्ट, यहाँ की जो सड़कें और गलियां हैं वो ग्रिड पद्धति में है, यानी कि जालीनुमा। अच्छा, सड़कें बिल्कुल सीधी हैं और समकोण पर काट रही हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में जो है अब इनका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है नगर योजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य बातें। अब देखिए हड़प्पा शहरों की जो अनूठी विशेषता है वो ये है कि जल निकास प्रणाली। अब वो ऐसा क्यों? क्योंकि लगभग हर छोटे बड़े मकान के आगे में जो आंगन होता है वहाँ आपको स्नानागार मिल जाएंगे, यानी कि नहाने का स्थल। अब उसकी जो जल निकासी होगी वो इतनी उम्दा थी कि मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, जल निकास प्रणाली अनूठी थी। अच्छा, यहाँ के जो दरवाजे थे वो सड़क के दूसरी ओर खुलते थे, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब लोथल कहाँ पे है? लोथल आप देख सकते हैं, लोथल जो है वो ये गुजरात में, लोथल यहाँ पे है।
तो दरवाजे दूसरी ओर खुलते थे। लोथल में ऐसा नहीं है, वो सड़कों की तरफ भी खुलते थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त होता है। हम भवन निर्माण की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदाड़ो से हुआ है। 11.8 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.4 मीटर गहरा। तो देख लीजिए आप, इतना बड़ा हमें जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ मोहनजोदाड़ो में ही सबसे बड़ी संरचना, जो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी संरचना है, वो वहाँ का अनाज रखने का कोठा है, यानी कि विशाल अन्नागार, जो पहले भी बात कर चुके हैं। तो वो 45.7 मीटर लंबा है और 15.2 मीटर चौड़ा है। अब मोहनजोदाड़ो कहाँ है आप देख सकते हैं मैप में। ये बार बार मैप दिखा रहा हूँ, ये मैप बिल्कुल आपके माइंड में छप जाना चाहिए, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, एक कृत्रिम ईंट पोतका और जहाज का टेराकोटा मॉडल। अभी टेराकोटा का था ना, यानी कि पक्की ईंट से बनी हुई इस प्रकार जहाज की कोई चीज़ मिली हमें, एक मॉडल मिला। तो ये लोथल से हमें मिलता है। लोथल कहाँ है? लोथल हम देखेंगे, लोथल यहाँ पे, ये रहा, गुजरात में लोथल है, ठीक है। तो सारे जगह हमें पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर जगह कहाँ कहाँ पे है। ऑल गुड। अच्छा, अग्निकुंड भी हमें मिला है लोथल और कालीबंगा नामक स्थान से। साथ ही साथ यहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे वो लोथल और सुदकोता ही हुआ करते थे। आगे बात करते हैं, देखिए, सिंधु सभ्यता में शवों को गाड़ने और जलाने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया गया है और मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाया गया है। कैसे पता? प्रमाण मिले होंगे, हड़प्पा में हमें कब्रिस्तान मिले होंगे, तो हमने ये समझा कि हाँ, हड़प्पा में जो है शवों को दफनाया गया, और मोहनजोदाड़ो से इस प्रकार कोई कब्रिस्तान, कोई शव, कोई अस्थि पंजर वहाँ मिला नहीं मानव का, तो वहाँ पे शवों को संभवतः जलाया गया। दफन करने का ताबूत कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल हड़प्पा से मिलेगा, क्योंकि शवों को तो वहीं दफनाते थे ना। अच्छा, कलश समाधान जो हमें मिला है वो सुरकोटदा से मिला है, ठीक है, सुरकोटदा। तो कलश समाधान का मतलब हो गया कि जैसे अस्थि होती है ना, अस्थियों को वो उस पर रख देते हैं, कलश पर रख देते हैं, तो इस प्रकार उसको भी गाड़ा हुआ है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, तो वो हमें मिला सुरकोटदा से। मनुष्य के साथ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण जो मिला है वो हमें रोपण से मिला है। तो देखिए, रोपण कहाँ पर आता है? रोपण आपका आता है पंजाब में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के विनाश का जो सबसे प्रभावी कारण रहा वो बाढ़ रहा, क्योंकि नदियों के आसपास ही इनके स्थल हुआ करते थे। तो संभवतः बाढ़ ही एक रीज़न ऐसा था जिसकी वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो इस प्रकार ओवरऑल हमने जो है कवर कर लिया है अपना सिलेबस का जो पहला चैप्टर है, सिंधु घाटी सभ्यता, नामकरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, नगर योजन, भवन निर्माण, ये सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।